उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। नमस्ते दोस्तों, जोहार, मैं अभिषेक चक्रवर्ती आप सभी का फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों अब कुछ ही दिन बचा हुआ है आप सभी का फाइनल एग्जाम को लेकर के, और याद रखिएगा एक बात कि पढ़ाई में आलस करना अपने माता पिता के जो बलिदान है उसका मजाक उड़ाना है। इसलिए पढ़ाई में बिल्कुल आलस मत कीजिए और कुछ दिन है अपना दमखम दिखाइए और एग्जाम में ताबड़तोड़ रिजल्ट दीजिए इस चैनल के साथ जुड़ करके। तो दोस्तों देख सकते हैं आप सभी के डिमांड पर जो है क्लास 12 का इकोनॉमिक्स का जो है मॉडल सेट का आगे के जो सीरीज है वो कंटिन्यू लगातार बनी रहेगी। आप लोगों का डिमांड था कि सर आगे के क्वेश्चंस को बताइए, तो अभी तक जो है दोस्तों आप लोगों को सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का कुछ पार्ट करा दिया गया है। ऑब्जेक्टिव आपको पूरा कंप्लीट करा दिया गया था डिटेल के सॉल्यूशन के साथ। जिन्होंने नहीं देखा वो जाकर जरूर देख लीजिएगा। और उसके बाद हम लोग देखें अगर तो यहां पे इकोनॉमिक्स का जो पैटर्न है इस बार थोड़ा टफ लेवल का सेट किया गया है, तो इसलिए आप लोगों को काफी ज्यादा डीपली पढ़ने की जरूरत है। और मैं एक एक क्वेश्चन को डीपली बताने की कोशिश करता हूं, बशर्ते कि आप लोग उस पर थोड़ा सपोर्ट और प्यार दिखाइएगा, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट जो है बोलते हैं क्या कि सर जल्दी जल्दी में कोर्स कंप्लीट करा दीजिए। तो दोस्तों कोर्स कंप्लीट कराना मकसद नहीं है, एक एक क्वेश्चन को बारीकी से समझना है, क्योंकि जो मॉडल पेपर है वो आपको ये बताता है कि इसी चैप्टर से इस टॉपिक से ये सारे सवाल आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो अभी तक हम लोगों ने 2 अंकीय जो प्रश्न थे उसके सभी प्रश्नों के उत्तर देख लिए थे। आप लोगों को पूछा गया था क्या किन्हीं 6 प्रश्नों के उत्तर, लेकिन मैंने 8 का 8 जो है आंसर आप लोगों को करवा दिया था। आशा करते हैं आप लोगों ने एक एक चीज को डिटेल वाइज जो है आपने सारे क्वेश्चंस को कर लिया होगा, ठीक है। अब दोस्तों अब जो है हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में, अभी हम लोग देखने वाले लघु उत्तरीय प्रश्न जो 3 अंक के रहने वाले हैं, ठीक है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें भी देखिएगा तो टोटल 8 क्वेश्चन दिया हुआ है, लेकिन आपको बनाने के लिए बोला गया कितना 6 प्रश्नों के उत्तर ही देने के लिए बोला गया है। लेकिन आप लोग का एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं 8 का 8 क्वेश्चन जो यहां पे आपको सॉल्व करवाने वाला हूं, और एक एक क्वेश्चन को डिटेल के साथ, यानी एक क्वेश्चन से कई सारे क्वेश्चंस जो है आपके निकलने वाले हैं। तो आप लोग जो है प्लीज इस चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, अपना प्यारा सा कमेंट कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और आप लोगों के लिए लगातार जो है इसी तरह से इकोनॉमिक्स हो, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का हो, कॉमर्स का हो, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बीएसटी, ईटीपी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, जो भी सब्जेक्ट में आपको डिमांड हो उस सब्जेक्ट में आप लोग को मदद किया जाएगा। तो अभी हम लोग एक एक क्वेश्चन को बारीकी से समझते चलते हैं। इस जो आपका टॉपिक दिया गया इससे आपका सब्जेक्टिव और न्यूमेरिकल दोनों ही क्वेश्चन दिया गया, इसलिए बारीकी से एक एक क्वेश्चन को समझिएगा। और प्लीज आप लोग इतना कर सकते हैं कि इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि मुझे एक छोटा सा सपोर्ट आप लोग से मिल सके। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल पाए। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और देख सकते हैं ये जो सेक्शन है सी, इसमें आप लोगों का बोला गया है लघु उत्तरीय प्रश्न 3 अंक के लिए, यानी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा 3 मार्क्स के लिए। टोटल कितना आंसर देना है आपको, 6 प्रश्नों के उत्तर देना है, लेकिन आपका जो क्वेश्चन दिया रहेगा उसमें टोटल कितना प्रश्न रहेगा 8, और 8 में से जो 6 क्वेश्चन का आंसर आपको बहुत अच्छे से मालूम है उसी का आंसर आपको लिखना है। यानी अगर बात करें तो यह इस सेक्शन से आपको कितने मार्क्स मिलने वाले, 6 या 18, कितने अंक होने वाले आपके 18 मार्क्स जो है कंफर्म होने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 6 क्वेश्चन बोला गया, लेकिन मैं 8 का 8 प्रश्नों के उत्तर आपको डिटेल के साथ बताऊंगा ताकि एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में ना छूटे, ठीक है। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को बारीकी से समझते चलते हैं। पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है, सीमांत उपयोगिता किसे कहते हैं, ठीक है, व्हाट इज मार्जिनल यूटिलिटी। दूसरा बोला गया, इसी में क्वेश्चन दिया गया है, रेखा चित्र से स्पष्ट कीजिए जब सीमांत उपयोगिता 0 होती है तब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है, ठीक है। यानी डायग्राम के साथ आपको बोला गया इलस्ट्रेट विद डायग्राम दैट टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज 0, ठीक है। तो इस चीज को आपको जो है फिगर के साथ शो करने के लिए बोला गया है। तो एक एक चीज को बारीकी से समझना है। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर बात करें तो उपयोगिता का बात हो रहा है, यूटिलिटी का बात हो रहा है, ठीक है। दोस्तों मैं आप लोग को पहले ही बता दे रहा हूं कि आप लोग को डिटेल के साथ मैं बताने वाला हूं, वीडियो थोड़ा लंबा होगा। जो डायरेक्ट आंसर के लिए आए हैं वो अभी इस वीडियो को छोड़कर जा सकते हैं, ठीक है, कोई हर्जाई नहीं है। और जिन्हें अच्छे से डिटेल से पढ़ना है वो इस चैनल के साथ बने रहे, एक एक चीज को मैं बारीकी से आप लोग को लिखाते चलूंगा, आप लोग नोट करते चलिएगा। सबसे पहले आपको उपयोगिता समझना पड़ेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा यूटिलिटी होता है क्या भाई, तो वस्तु या सेवा, ठीक है, गुड्स एंड सर्विस जो होता है, वस्तु या सेवा में मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की जो क्षमता होता है, ठीक है, जो हम लोग का
वस्तु और सेवाओं में मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की जो क्षमता होता है या शक्ति होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उपयोगिता कहते हैं। उसे ही हम क्या कहते हैं? यूटिलिटी कहते हैं। ठीक है, गुड्स एंड सर्विस में जो है ह्यूमन डिजायर्स को पूरा करने का जो कैपेसिटी होता है, जो शक्ति होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उपयोगिता यानी यूटिलिटी कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए, आप नहाने में जिस साबुन का यूज करते हैं उसमें वो क्षमता होती है आपकी आवश्यकता को पूरी करने का, यानी उसमें वो गुण होता है जिसके कारण ही आप उस साबुन को खरीदते हैं, उस वस्तु का उपभोग करते हैं। ठीक है, मार्केट से उसी साबुन का आप खरीदते हैं, यानी उस गुण और क्षमता को ही हम क्या कहते हैं? उपयोगिता कहते हैं, जिसके कारण आप उस चीज को मार्केट से खरीद रहे हैं, परचेज कर रहे हैं। ठीक है, तो वही वो क्या कहलाएगा? उपयोगिता कहलाएगा। इंग्लिश में उसे हम कहते हैं यूटिलिटी कहते हैं। ठीक है, अगर बात करें ये जो यूटिलिटी है, इसको दो भागों में बांटा गया है। इस यूटिलिटी को कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में। पहला तो आपका प्रश्न में ही बोला गया, पहले क्या बोला गया? सीमांत उपयोगिता, और दूसरा बोला गया आपका कुल उपयोगिता। सीमांत उपयोगिता को हम बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी, और कुल उपयोगिता को हम बोलते हैं टोटल यूटिलिटी। कुल उपयोगिता को इंग्लिश में बोलते हैं टोटल यूटिलिटी। ठीक है, तो देखिए, याद रखिएगा जो मैं बात बता रहा हूं। सबसे पहले याद रखिएगा, उपभोग के सभी इकाइयों के उपभोग से, हम बात करें किसका? कुल उपयोगिता को पहले समझ लीजिए। ठीक है, देखिए, उपभोग के सभी इकाई के उपभोग से जो उपभोक्ता को उपयोगिता प्राप्त होता है उसे हम कुल उपयोगिता कहते हैं। ठीक है, और याद रखिएगा, कुल उपयोगिता जो है, याद रखिएगा, उपयोगिता को हम यूटिल्स में दर्शाते हैं, अर्थात यूटिल्स उपयोगिता मापने का यानी मेजरमेंट करने का आधार है, बेस है। ठीक है, किससे मापते हैं? यूटिल्स। किससे मापते हैं? यूटिल। याद रखिएगा, इसका मेजरमेंट क्या होता है? यूटिल होता है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और अच्छे से हम लोग समझ लेते हैं, क्या है कुल उपयोगिता भाई। ठीक है, देखिए, माना कि यदि किसी व्यक्ति को एक आम खाने में कितना यूटिल उपयोगिता प्राप्त होता है? 25 यूटिल का, एक आम में। ठीक है, फिर तथा दूसरी आम जो है वो खाता है तो उसे कितना यूटिल्स प्राप्त होता है? 20 यूटिल्स प्राप्त होता है। ठीक है, तीसरी आम खाने पर उसे 5 यूटिल्स प्राप्त होता है। ठीक है, तो अगर हम कहें यहाँ पे कितना उपयोगिता हुआ, तो अगर हम देखें कितना उपयोगिता हुआ, तो हम हर बार की उपयोगिता को अगर टोटल को अगर जोड़ देंगे तो मेरा क्या निकलेगा? टोटल यूटिलिटी। क्या निकलेगा? टोटल यूटिलिटी, जिसे हम कहते हैं कुल उपयोगिता। जिसे हम क्या कहते हैं? कुल उपयोगिता कहते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या देखें, तो हम देख सकते हैं कि कुल उपयोगिता जैसे जैसे उपभोग बढ़ता जाएगा वैसे वैसे कुल उपयोगिता क्या हो रहा है? बढ़ते जा रहा है। पहले 25 से 20 यानी 45 हुआ, फिर और एक आम खा लिए तो उसमें 5 यूटिल्स हमको मिला, तो यानी आपका टोटल अब कितना हो गया यहाँ पे? 50। कितना हो गया? 50। ठीक है, यानी टोटल कुल उपयोगिता कितनी हुई मेरी? 50। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में हमें कुल उपयोगिता ही नहीं पूछा है, हमें पहले परिभाषा पूछा गया सीमांत उपयोगिता, जिसको हम कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। अब मार्जिनल यूटिलिटी का आंसर आपके सामने लिखा गया है। उसे हम आसान भाषा में कह सकते हैं, किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से जो अतिरिक्त उपयोगिता मिलती है उसे हम कहते हैं सीमांत उपयोगिता। उसे हम क्या कहते हैं? सीमांत उपयोगिता। दूसरे शब्द में कहें तो, दूसरे शब्द में एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से कुल उपयोगिता में जो वृद्धि होती है उसे हम कहते हैं सीमांत उपयोगिता। आप देख सकते हैं दोस्तों, जो उपभोक्ता का एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करता है उसकी कुल उपयोगिता में परिवर्तन होगा, उस कुल उपयोगिता में हुए परिवर्तन को हम सीमांत उपयोगिता कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे इसका आंसर क्या लिखा गया देख सकते हैं कि वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से कुल उपयोगिता में जो वृद्धि होती है उसे सीमांत उपयोगिता कहते हैं। इसको गणितीय रूप से इसकी गणना को जो है हम कैसे करते हैं वो भी आगे मैं आपको बताने वाला हूँ। पहले इंग्लिश में इसका आंसर को देख लीजिए। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है? इट इज़ अ एडिशन मेड टू द टोटल यूटिलिटी एज कंजम्पशन इज इंक्रीज्ड बाय 1 more unit ऑफ द कमोडिटी। मैथमेटिकली इट इज़ कैलकुलेटेड। कैसे कैलकुलेट करते हैं मैंने पिछले वीडियोज़ में ही बताया था आप लोगों को। mu इक्वल्स टू TUN-1। ठीक है, ये n यूनिट को रिप्रेजेंट करता है। इससे रिलेटेड आगे मैं आप लोगों को न्यूमेरिकल्स भी करवाने वाला हूँ। ठीक है, ये आप लोग का न्यूमेरिकल्स इससे पूछा जाता है और इस बार भी एग्जाम में पूछा जाएगा, क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी से जो है मॉडल पेपर से 2 से 3 बार रिपीट किया जाता है क्वेश्चन को, तो इसलिए आप लोग इसको अच्छे से करके जाइएगा। ठीक है, और एक फॉर्मूला होता है इसका, मार्जिनल यूटिलिटी बाय बराबर डेल्टा यू। डेल्टा टी यू क्या होता है? डेल्टा
TU/Δx, जिसे मैंने पिछले वीडियो में काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया था। ठीक है, इस क्वेश्चन में और एक चीज़ पूछा गया, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्या बोला गया, जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तो कुल उपयोगिता अधिकतम होती है। जब सीमांत उपयोगिता शून्य होगा तो कुल उपयोगिता अधिकतम होता है, उसको आपको डायग्राम के साथ दिखाना है। टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज 0। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं क्या आंसर लिखेंगे। देखिए, जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तो यह सम संतुष्टि बिंदु, जिसे हम सैचुरेशन पॉइंट कहते हैं, ठीक है, वो क्या होता है, तो सीमांत उपयोगिता क्या होती है उस समय में, शून्य होती है। इसको हम कैसे दिखा सकते हैं, देखिए यहाँ पे लिख दीजिएगा जो क्वेश्चन में बोला गया था, व्हेन TU इज मैक्सिमम कॉल्ड सैचुरेशन पॉइंट MU इज 0। इसको दिखाने के लिए एक देखिए ऊपर में ग्राफ लिए हम लोग किसका, टोटल यूटिलिटी का, कुल उपयोगिता का, और नीचे लिए हम सीमांत उपयोगिता का। यहाँ देख सकते हैं जब सीमांत उपयोगिता कहाँ पे है, शून्य पे है। जब सीमांत उपयोगिता शून्य पे है तो देखिए कुल उपयोगिता सबसे अधिक पे है। कुल उपयोगिता क्या है, सबसे अधिक पे है। इसको हम कहते हैं सैचुरेशन पॉइंट। इसको क्या कहते हैं हम, सैचुरेशन पॉइंट। ठीक है, तो यही रिप्रेजेंट करता है किसको, जो कहा गया है कि जब जो है कुल उपयोगिता, यहाँ पे आपको बोला गया था ना, जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तो सीमांत उपयोगिता क्या होती है, 0 होती है। देखिए, जब कुल उपयोगिता अधिकतम है, अपना सैचुरेशन पॉइंट पे है, ठीक है, तो जो है आपका सीमांत उपयोगिता क्या है, शून्य है। तब सीमांत उपयोगिता है क्या है, शून्य है। तो इसी डायग्राम के साथ आपको बना के दिखाना है और आपको जो है 3 में 3, 5 में 5 मार्क्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको दिखा देना है, शो करना है। देखिए यहाँ पे एक हम वर्ड लिखे हुए थे, क्या लिखे थे, सैचुरेशन पॉइंट, है ना। तो ये क्या होता है, इसको हम कहते हैं सम संतुष्ट, यहाँ पे हम कहते हैं उसको संतुष्ट बिंदु। क्या कहते हैं, संतुष्ट बिंदु। ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं सैचुरेशन पॉइंट। इसको भी नोट करके आप रख लीजिएगा क्योंकि ये भी कभी 2 मार्क्स में पूछ लिया जाता है। इससे अभिप्राय है कि जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तो सीमांत उपयोगिता क्या होती है, शून्य होती है। ठीक है, तो इट मीन्स TU इज मैक्सिमम व्हेन MU इज 0। इससे रिलेटेड आपका मैथ्स भी पूछा जाएगा, कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता से रिलेटेड। वो अगर आप लोग का डिमांड रहेगा तो नीचे कमेंट कीजिएगा कि सर इकोनॉमिक्स का जितना भी न्यूमेरिकल जो इंपॉर्टेंट है वो बता दीजिए। पिछले बार मैंने जितना बताया था उससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं पूछा गया था। अगर इस बार आप लोगों का डिमांड रहेगा तो वो सारे वीडियोज़ के थ्रू से मैं इंपॉर्टेंट गैस क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा। ठीक है, चलिए ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। अब दोस्तों हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपका दिया गया है मैथ से रिलेटेड। ठीक है, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है। इसको भी थोड़ा हम लोग देख लेते हैं अच्छे से। देखिए क्या लिखा गया यहाँ पे, एक फार्म का उत्पादन फलन, ठीक है, यानी यहाँ पे दिया हुआ इफ द प्रोडक्शन फंक्शन ऑफ अ फार्म, उसको दिया हुआ है क्या, Q से डिनोट किया है, Q इक्वल्स टू, ठीक है, L का पावर दिया गया है 0.5 और K का पावर दिया गया है 0.5 है। ठीक है, तो यहाँ L का मतलब क्या हो रहा है, L का मतलब हो रहा है श्रम। L का मतलब श्रम, यानी इंग्लिश में कहते हैं हम उसको लेबर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या बोला गया, और यहाँ पे बोला गया पूंजी। पूंजी का मतलब हो गया K। L का मान दिया हुआ है, L जहाँ है वहाँ हमको क्या बैठाना है, 36 बैठाना है, और जहाँ पूंजी है, कैपिटल है, वहाँ हमको कितना बैठाना है, 49 बैठाना है, 49 बैठाना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बोला है क्या कि इकाई के नियोजन से वस्तु की कितनी इकाई का अधिकतम उत्पादन संभव है, ये आपको कैलकुलेट करना है। इंग्लिश में देखें तो क्या बोला गया, ये प्रोडक्शन फंक्शन ऑफ अ फार्म इज Q इक्वल्स टू L टू द पावर दिया है 0.5 एंड K टू द पावर दिया हुआ है 0.5, देन व्हाट विल बी द पॉसिबल मैक्सिमम आउटपुट बाय एम्प्लॉयमेंट ऑफ 36 यूनिट, किसका, लेबर का, L दिया हुआ है, और 49 यूनिट्स दिया है कैपिटल का। यानी जो डेटा दिया है आपको क्वेश्चन में उसको आपको उतार देना है। ये जो फॉर्मूला दिया है इसको आपको लिख लेना है। यहाँ पे देखिए मैंने भी यहाँ पे जो इस चीज़ को लिख लिया है ना। अब आपको कुछ नहीं करना है, जो जिसका मान जहाँ दिया है उस मान को वहाँ बैठा दीजिए। देखिए L का मान आपको दिया हुआ है, L का मान कितना दिया हुआ है, 36। तो यहाँ पे जहाँ L है वहाँ मैंने 36 बैठा दिया, 36 बैठा दिया, और जहाँ K है, जहाँ पे K है वहाँ पे आपको बोला 49 बैठाने के लिए, तो मैंने यहाँ पे 49 भी बैठा दिया। और दोनों के पास ना तो कोई भी प्लस है ना तो कोई माइनस है, यानी दैट मीन्स ये दोनों आपस में क्या है, गुना में। ये दोनों आपस में क्या है, गुना में है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो L का मान दिया था 36, अगर पावर में से पॉइंट हटाएंगे यहाँ पे तो यहाँ पे बट्टे में क्या आएगा, 10 आएगा ना, और यहाँ पे भी पॉइंट से हटाएंगे तो यहाँ पे आएगा आपका 10। 5 का पहाड़ा में 5 1 के 5, 5 दूनी 10, यहाँ 5 1 के 5 और 5 दूनी 10,
यानी कितना आया 1/2, कितना आया इधर भी 1/2 आया, इधर भी 1/2 है ना। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 36 का पावर यहाँ पे हाफ और यहाँ पे 49 का पावर यहाँ पे हाफ, और दोनों किस में है, गुना में है। और जानते हैं किसी भी चीज़ में अगर हाफ में पावर रहे तो वो किस में होता है, रूट अंडर में होता है। किस में होता है, रूट अंडर में होता है। यानी ये भी रूट अंडर में आ जाएगा और 49 भी क्या आ जाएगा, रूट अंडर में आ जाएगा। ठीक है, तो 36 का वर्गमूल क्या होता है, तो 6 जो है इसका 36 का यहाँ पे आ जाएगा, और 49 जो है उसका किसका होता है, 7 का होता है ना। तो यहाँ पे 7 आ गया, और दोनों में कुछ चिन्ह नहीं दिया था तो आपस में हम लोग क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो 6 7 क्या हो जाएगा, 42, यानी टोटल कितना यूनिट्स निकलेगा, 42 यूनिट्स जो होगा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा। यानी 42 इकाई का उत्पादन जो है यहाँ पे संभव है। कितना इकाई का उत्पादन संभव है पूछा गया है, तो हम लोगों ने कैलकुलेट किया कितना इकाई का उत्पादन संभव है, आपका है 42 यूनिट्स। ठीक है, यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, इससे रिलेटेड आप लोगों का जो है कुछ भी इकोनॉमिक्स में दिक्कत हो, इंपॉर्टेंट पीडीएफ से नोट्स हो, जो भी चाहिए होगा आपको, ये जो है टेलीग्राम का चैनल का यहाँ पे दिया हुआ है, इस नाम से सर्च कीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ, वहाँ पे भी जाके आप लिंक से जुड़ सकते हैं। और ये रहा मेरा इंस्टाग्राम का ID। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं EXTROVERTABH। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा। ठीक है, इस नाम से जाके आप सर्च कीजिएगा, आपको वहाँ पे ID मिल जाएगा। जो भी दिक्कत होगी आप फॉलो करके वहाँ पे मैसेज कीजिएगा, आप लोग का जरूर रिप्लाई किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चंस को देख लेते हैं। उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं क्या बोला गया है, बाजार संतुलन से आप क्या समझते हैं, रेखा चित्र से स्पष्ट कीजिए। देखिए, बार बार डायग्राम के साथ इस बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यानी हर एक टॉपिक को आपको डायग्राम के साथ समझना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। तो देखिए, बाजार संतुलन क्या होता है, मार्केट इक्विलिब्रियम क्या होता है, उसको डायग्राम से दिखाने के लिए बोला गया है। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले आप लोग को जो है ना बाजार का कॉन्सेप्ट क्लियर रखना होगा। ठीक है, देखिए बाजार क्या होता है, बाजार को एक ऐसी क्रियाओं के सहयोग के रूप में हम लोग परिभाषित करते हैं जिसके द्वारा एक क्रेता और विक्रेता किसी वस्तु के क्रय अथवा विक्रय के लिए एक दूसरे के क्या होता है, संपर्क में आता है। एक दूसरे क्या होता है, संपर्क में आता है। ठीक है, द मार्केट कैन बी डिफाइंड एज एसोसिएशन ऑफ द एक्शंस बाय व्हिच बायर एंड सेलर कम इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर फॉर परचेज सेल ऑफ एन आइटम। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा वर्तमान समय में ये जो बाजार आप देख रहे हैं, बाजार संतुलन को समझने से पहले बाजार के बारे में हम लोग जान रहे हैं। तो देखिए, अभी जो है वर्तमान समय में बाजार का किसी निश्चित स्थान में होने का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है जब से ई मार्केटिंग यानी ऑनलाइन मार्केटिंग शुरू हुआ है। मतलब यानी मार्केट का मतलब नॉट फिक्स प्लेस से है। तो बाजार जो होता है दोस्तों, तो वो क्या होता है, याद रखिएगा, एक ऐसा सिस्टम होता है जहां सेलर्स और बायर्स यानी विक्रेता और क्रेता आपस में मिलते हैं। देखिए, जब से ये मार्केटिंग सिस्टम स्टार्ट हुआ है तब से जो है कोई निश्चित प्लेस वाला जो कॉन्सेप्ट है वो ख़त्म हो चुका है। जैसे आपको बाजार का नाम लेते हैं तो जैसे झरिया बाजार, मोहदा बाजार। ठीक है, आप लोग का नज़दीक में कौन सा बाजार है कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो देखिए, जब से ई मार्केटिंग स्टार्ट हुआ है तब से वो वाला जो आप लोग का बाजार नाम लेने से आपका दिमाग में आता है कि एक ऐसा स्थान जहाँ पे भिंडी ले लो, मूली ले लो, गाजर ले लो। ठीक है, इस तरीके का आवाज़ सुनाई देता है। ठीक है, तो ये वाला जो एक फिक्स प्लेस वाला जो कॉन्सेप्ट था वो खत्म हो चुका है जब से ई मार्केटिंग आया। तो यानी मार्केट का मतलब अभी जो है नॉट फिक्स्ड प्लेस से है। तो बाजार क्या होता है दोस्तों, याद रखिएगा, एक ऐसा सिस्टम होता है जहां सेलर्स और बायर्स यानी विक्रेता और क्रेता आपस में मिलते हैं। सबसे पहले याद रखिएगा, एक ऐसा सिस्टम होता है जहां सेलर्स और बायर्स, क्रेता और विक्रेता आपस में मिलते हैं। दूसरा याद रखिएगा, गुड्स एंड सर्विस यानी वस्तुओं और सेवाओं द्वारा अपनी ज़रूरतों, नीड्स को वो पूरा करते हैं। तीसरा पॉइंट याद रखिएगा, जहां पे सेल एंड परचेज होता है, जहां क्रय और विक्रय, ठीक है, विक्रय और क्रय होता है, जहां कुछ ना कुछ खरीदा और बेचा जाता है, तो ही हम उसे मार्केट कहते हैं। तो ही हम उसे क्या कहते हैं, मार्केट कहते हैं। यहाँ पे मैंने कहीं भी फिक्स प्लेस का बात किया नहीं किया। बस आप लोग का मेन क्या होना चाहिए, 3 बातों की याद रखिएगा, जहां सेलर्स और बायर्स आपस में मिलेंगे। मान लीजिए आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं कोई भी चीज़ का या किताब का ऑनलाइन ऑर्डर किए, तो आज के समय में आपके घर में वो जो है बेचने वाला या जो किताब पहुंचाने वाला वो आपके घर के पास आएंगे। यानी आप जो है बायर हैं, आप खरीदने वाले हैं, और जो बेचने वाला है वो आपके घर के दरवाजे तक पहुंच चुका है ना। यानी सेलर्स और बायर्स जो है आपस में क्या हो रहा है, मिल रहा है। यहाँ पे एक जो है आपको क्या कर रहा है, वहाँ से सामान को ले आके, जो गुड्स है उसको ले आके आपको सर्विस प्रोवाइड करके आप तक सामान पहुँचा रहा है।
यानी गुड्स एंड सर्विस, वस्तु और सेवाओं के द्वारा आप जो है दोनों एक दूसरे की जरूरत को क्या कर रहे हैं, पूरा कर रहे हैं, है ना। उसके बाद जब आपके पास सामान लेके आया तो अगला आपको सामान बेचा और आपने सामान खरीदा, यानी एक ने सेल किया और आपने क्या किया, परचेज किया। यानी जहां कुछ ना कुछ खरीदा और बेचा जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, मार्केट कहते हैं। इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ इस चीज का, एकदम जो है एकदम डिटेल के साथ एक एक चीज को बारीकी से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। अब जब हम बाजार समझ चुके हैं तो आखिर ये बाजार संतुलन होता क्या है, इसको भी अच्छे से समझना जरूरी है। एक चैप्टर आपने पढ़ा है डिमांड और दूसरा है पूर्ति यानी सप्लाई। डिमांड का मतलब मांग और दूसरा है पूर्ति यानी सप्लाई। अगर नहीं पढ़ा है तो नीचे कमेंट कीजिएगा, वो दोनों चैप्टर जो है आप लोगों को डीपली एक एक चीज़ में बारीकी से बताऊंगा, बशर्ते कि मुझे दिखना चाहिए कि कितना ज़्यादा कमेंट्स से मुझे आ रहा है। अगर 100 से ऊपर कमेंट देखने को मिल गया कि सर हाँ डिमांड वाला टॉपिक अच्छे से करवा दीजिए या सप्लाई वाला टॉपिक करवा दीजिए, तो मैं ज़रूर आप लोगों को करवाऊंगा। पहले अब हम बात करते हैं बाजार संतुलन। अभी तो हमने बाजार के बारे में समझ लिया, अगर अब हम समझने वाले बाजार संतुलन यानी मार्केट इक्विलिब्रियम होता क्या है। तो याद रखिएगा मार्केट इक्विलिब्रियम का यहाँ तो आपको आंसर दिख रहा होगा, ठीक है, लेकिन सिंपल भाषा में कहें एक ऐसी स्थिति जहाँ एक बाजार में मांग और पूर्ति क्या होती है, आपस में बराबर हो। एक ऐसा याद रखिएगा स्थिति जहाँ पे एक बाजार की मांग और पूर्ति आपस में क्या हो, बराबर हो, यानी डिमांड इक्वल्स टू क्या हो, सप्लाई हो, ठीक है। दोस्तों बाजार संतुलन को समझने के लिए आपको मांग वक्र, डिमांड कर्व और पूर्ति वक्र का जानकारी होना जरूरी है, ठीक है। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए हम लोग मांग वक्र और जो है पूर्ति वक्र का थोड़ा सा हिंट के थ्रू से आपको बताते हैं, ताकि ये जो है आंसर है और डायग्राम के साथ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि आपको जो है बाजार संतुलन मार्केट इक्विलिब्रियम को समझने के लिए आपको मांग वक्र और पूर्ति वक्र का जानकारी अच्छे से होना चाहिए, तभी आप डायग्राम को बना पाइएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मांग वक्र यानी डिमांड कर्व का, ठीक है। तो सबसे पहले थोड़ा सा मैं बता देना चाहूँगा, जो जिनको जानकारी है अच्छी बात है, जिनको नहीं है वो सुन लीजिएगा। तो डिमांड आखिर होता क्या है उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो देखिए मांग का नियम यानी डिमांड जो है वो क्या बताता है, लॉ ऑफ डिमांड क्या बताता है। मांग का नियम किसी वस्तु की कीमत यानी प्राइस तथा मांगी की मात्रा यानी क्वांटिटी के बीच विपरीत संबंध को दर्शाता है, यानी इनवर्स रिलेशनशिप को दर्शाता है। अन्य बातें समान रहने पर जब किसी वस्तु की कीमत घटती है यानी प्राइस डिक्रीज होता है तो मांग बढ़ती है, यानी तब डिमांड जो होता है इंक्रीज हो जाता है। और जब कीमत बढ़ती है, प्राइस इंक्रीज होता है, तो आपका मांग घट जाती है, डिमांड जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है। इस तरह हम कह सकते हैं कि डिमांड में क्वांटिटी और प्राइस के बीच जो है इन्वर्स रिलेशनशिप होता है, विपरीत संबंध होता है। इसे हम डिमांड कर्व से समझते हैं। तो यहाँ पे आपके सामने आपको दिख रहा होगा डिमांड कर्व। एक तरफ जो आप देख रहे हैं, एक तरफ का आंकड़ा लिखा गया है, ये जो है आपका क्वांटिटी है। ये क्या है, क्वांटिटी, यानी नीचे जो आपका दिया गया वो है मात्रा, वो क्या है, मात्रा। और यहाँ दिया गया आपका क्या, यहाँ पे प्राइस दिया हुआ है, कीमत दिया, वस्तु का क्या दिया हुआ है, कीमत, ठीक है। अब देखिए जब वस्तु का क्या था, यहाँ पे आप देख रहे हैं डिमांड कर्व से आप समझ सकते हैं, जब वस्तु का कीमत 10 रुपया था तो आप जो है कितनी मांग मात्रा यूज कर रहे हैं, कितनी मात्रा का यूज कर रहे हैं उस वस्तु का, 500। कितना यूज कर रहे हैं, 500। जैसे ही कीमत बढ़ते गया, जैसे 20 हुआ तो 20 जैसे हुआ, बढ़ा थोड़ा सा तो 400 हो गया, घटा, फिर थोड़ा सा और बढ़ा तो फिर घट गया, 300 हो गया, फिर अचानक से जब 50 हो गया तो बहुत ही कम देखने को आपको मिला, 100। यानी इसमें क्या हो रहा है, जैसे जैसे आपका वस्तु का कीमत बढ़ते गया, जैसे जैसे वस्तु का कीमत बढ़ते गया, मात्रा आपका क्या होते गया, घटते गया, है ना। और अगर उल्टा देखिएगा, जैसे जैसे कीमत अगर घट रहा है तो मात्रा भी क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। जैसे 50 था तो आप 100 ही खरीद रहे थे, जैसे 40 रुपया कर दिए तो आप 200 खरीदने लगे, जैसे 30 हो गया तो आपका मात्रा क्या हो गया, 300 उपभोग होने लगा, 20 कर दिए तो 400, और एकदम ही कम हो गया तो आप उस वस्तु का कितना उपभोग करने लगे, 500 मात्रा का यूज करने लगे। यानी उल्टा रिलेशन को बताता है ना, इनवर्स रिलेशन को, कीमत यानी प्राइस और आपका मात्रा यानी क्वांटिटी के बीच का इनवर्स रिलेशन को बताता है कौन, डिमांड कर्व। इसलिए हमेशा याद रखिएगा एक बात को कि ये जो इसी वजह से डिमांड जो कर्व है यानी आपका ये जो मांग वक्र है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। वो कैसा होता है, वो हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है।
यानी ऋणात्मक होता है, नीचे की ओर झुका हुआ होता है। वो क्या होता है? नीचे की ओर झुका हुआ होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, और क्या होता है? ऋणात्मक होता है, याद रखिएगा। ठीक है इस चीज़ को। तो आगे हम लोग बात करने वाले हैं। अभी तो हमने समझ लिया किसके बारे में, मांग वक्र के बारे में, डिमांड कर्व के बारे में। अब हम लोग थोड़ा सा पूर्ति वक्र देख लेते हैं, जिसको हम सप्लाई कर्व कहते हैं। ठीक है, अब सप्लाई के बारे में आप लोग को थोड़ा सा मालूम है, सप्लाई कर्व के बारे में। पूर्ति में इस जो है डिमांड था ना, उससे थोड़ा सा उल्टा आपको यहाँ पे सुनने मिलेगा। पूर्ति में जितनी कीमत कम होगा, विक्रेता उतना उसे बेचने के लिए कम प्रेरित होगा, क्योंकि उसे लाभ जो है प्रॉफिट कम होगा। जितनी कीमत ज़्यादा होगा, विक्रेता उसे बेचने के लिए ज़्यादा प्रेरित होगा, मोटिवेट होगा ज़्यादा, क्योंकि उसे ज़्यादा प्रॉफिट होगा। याद रखिएगा। ठीक है, तो देखिए एक उपभोक्ता के लिए डिमांड वाला चीज़ मैटर कर रहा था, लेकिन एक जो विक्रेता है उसके लिए पूर्ति यानी सप्लाई कर्व काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मैटर कर जाता है। जितना ज़्यादा आपका कीमत बढ़ेगा, पूर्ति भी वो ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, क्योंकि उनको ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है। जितना ज़्यादा आपका कीमत घटेगा, उतना ज़्यादा वो सप्लाई को भी क्या कर देगा? कम कर देगा, क्योंकि इसमें उसको प्रॉफिट बहुत कम हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका देखने को मिला ये। ठीक है, आप इसी चलते जैसे जैसे कीमत बढ़ रहा है, तो ऐसे वैसे पूर्ति को भी देख रहे हैं यहाँ पे बढ़ा दिया जा रहा है ना। जैसे कीमत घट रहा है, तो ऐसे पूर्ति को भी घटा दिया जा रहा है। तो इसलिए जो है इसका जब घटता है तो घटाया जाता है, जब बढ़ता है तो बढ़ा दिया जाता है। उल्टा नहीं है यहाँ पे, जब घट रहा है तो घटा दिया जा रहा है कीमत, और जब कीमत बढ़ रहा है तो पूर्ति को बढ़ा दिया जा रहा है। यानी इसमें जो है रिलेशन क्या होता है? धनात्मक होता है। इसका स्लोप हमेशा पॉजिटिव स्लोप आपको देखने को मिलेगा, धनात्मक देखने को मिलेगा। दोस्तों जब हमने दोनों ग्राफ को समझ लिया, एक था आपका डिमांड कर्व जिसको हमने डी से डिनोट किया, और दूसरा हमने पढ़ा सप्लाई कर्व पूर्ति वक्र जिसे हमने एस से डिनोट किया। ठीक है, आप दोस्तों याद रखिएगा, जब हम दोनों वक्रों को समझ लेते हैं तब हम तीसरा ग्राफ की बात करेंगे, जो ऊपर के दो ग्राफों का क्या है? सम्मिश्रण है। इन द अबव डायग्राम डी डी इज अ डिमांड कर्व। यहाँ पे देख सकते हैं ये जो डी और डी है ये डिमांड कर्व है। ठीक है, और ये जो एस और एस दिखाई मिल रहा है ये क्या है? सप्लाई कर्व है। ठीक है, और दोनों जो है, दोनों ही वक्र जो है एक दूसरे को एक पॉइंट पर काटता है। एक पॉइंट पर देखिए काट रहा है, एक दो पॉइंट पर टच करते हुए या काटते हुए निकल रहा है, जिसे हम कहते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट, जिसे हम कहते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। दोनों रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, जिसे हम बाजार संतुलन कहते हैं। यही पॉइंट को हम क्या कहते हैं? बाजार संतुलन कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, जहां डिमांड इक्वल्स टू क्या होता है? सप्लाई होता है। जहां डिमांड इक्वल्स टू क्या होता है? सप्लाई होता है। इस चीज को आप याद रखिएगा। दोस्तों डायग्राम में आपने बहुत कुछ देखा, वहां पे बहुत सारे डेटा है जो है उसको समझना है, इसलिए सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे बात करनी होगी। एक हम लोगों ने बात किया डिमांड के बारे में और दूसरा बात किया सप्लाई के बारे में। डिमांड में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि जब कीमत घटती है तो मांग बढ़ जाती है, और जब प्राइस जो होता है बढ़ा दिया जाता है तो डिमांड भी क्या हो जाता है? घट जाता है। उल्टा देखने को मिला, लेकिन पूर्ति के साथ ऐसा नहीं है। पूर्ति में उल्टा होता है। क्या होता है? कीमत बढ़ता है तो पूर्ति बढ़ा दिया जाता है, कीमत घटता है तो पूर्ति को कम कर दिया जाता है, सप्लाई को कम कर दिया जाता है। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है, जब 10 रुपया किसी वस्तु का कीमत था तो डिमांड कितना हुआ? सबसे ज़्यादा 500 का डिमांड होने लगा, लेकिन वहीं पे क्या हो गया? पूर्ति को अब धीरे धीरे कम करने लगा। क्यों? क्योंकि उसको प्रॉफिट क्या हो रहा है? कम हो रहा है। ठीक है, लेकिन कंज्यूमर को तो फायदा हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा परचेज करना चाहता है, खरीदना चाहता है। फिर देखिए कीमत थोड़ा जैसे ही बढ़ा तो डिमांड क्या होगा? कम हो गया। और जो अगला है वो पूर्ति यानी सप्लाई को क्या करने लगा? थोड़ा बढ़ा दिया। फिर जैसे 30 रुपया हुआ तो डिमांड कितना हो गया? 300 का हो गया, और यहाँ पे सप्लाई भी कितना का हो गया? 300 का हो गया, है ना। लेकिन तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है कि एक ऐसा भी सिचुएशन आता है जब डिमांड और सप्लाई दोनों आपस में क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। दोनों आपस में क्या देखने को मिलता है? बराबर देखने को मिलता है। देखिए 300 का आपको देखने को मिला। ठीक है, तो यहाँ पे डिमांड और सप्लाई जो है आपको बराबर एक ऐसा बिंदु आता है जहाँ पे डिमांड और सप्लाई आपस में क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट कहते हैं। ठीक है, एक ऐसा सिचुएशन भी आता है जहाँ मांग और पूर्ति दोनों आपस में क्या हो जाती है? बराबर हो जाती है। ठीक है, अब आगे देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे कितना कर दिया गया? कीमत और थोड़ा बढ़ा 40, तो डिमांड और घट गया। ठीक है, अब सप्लाई बढ़ चुका है। अब क्या हो गया? सप्लाई हो चुका है ज़्यादा। देखिए डिमांड से क्यों ज़्यादा हो गया? सप्लाई ज़्यादा हो गया। फिर जैसे 50 रुपये किए एकदम घट गया। अब देखिए यहाँ पे डिमांड से फिर कौन ज़्यादा बढ़ गया? सप्लाई बढ़ गया।
तो यहाँ पे जो पहला 2 पॉइंट हमने पढ़ा था उसमें देख सकते हैं यहाँ पे डिमांड अधिक था, सप्लाई कम था, डिमांड अधिक था, सप्लाई कम था। तो यहाँ पे कौन अधिक है? अधिक कौन है दोस्तों? डिमांड अधिक है। तो इस सिचुएशन को हम कहते हैं एक्सेस डिमांड। इस सिचुएशन को क्या कहते हैं? एक्सेस डिमांड। लेकिन एक ऐसा सिचुएशन है जब डिमांड कम रहेगा और सप्लाई ज़्यादा रहेगा तो उसको हम कहते हैं एक्सेस सप्लाई, यानी अधिपूर्ति कहते हैं। ठीक है, ये हो गया ऊपर वाला था अधिमांग और ये नीचे वाला हो गया अधिपूर्ति। लेकिन एक ऐसा भी सिचुएशन आया जब मांग और पूर्ति, डिमांड और सप्लाई आपस में क्या हो गया? बराबर हो गया। उसे हम कहते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट, यानी बाजार संतुलन कहते हैं। ठीक है, तो इसी को आपको डायग्राम में बताया गया अच्छे से। चलिए एक बार फिर से देख लीजिए दोस्तों। अभी जो हम लोगों ने आंकड़ा देखा, डेटा देखा, उसके हिसाब से आप ग्राफ को समझते चलिएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कौन ज़्यादा हो जा रहा है? नीचे वाला। जब कीमत कम था तो सबसे अधिक क्या है? मांग है। सबसे अधिक क्या है? मांग है। तो इसी को हम कहते हैं अधिमांग। इस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं? अधिमांग। पूर्ति यहाँ कम हो रहा है, पूर्ति यहाँ कम हो रहा है और मांग क्या हो रहा है? अधिक हो जा रहा है। देख रहे हैं कितना इकाई उपभोग कर रहे हैं लोग? 500 का। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे? अधिमांग कहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे दोस्तों? अधिमांग। यहाँ पे देखिए डिमांड 500 हो रहा है और सप्लाई कितना हो रहा है? मात्र 100 का। तो यहाँ पे अधिक कौन है? यहाँ पे अधिक सप्लाई वाला लाइन है कि अधिक डिमांड वाला लाइन है? डिमांड वाला, यानी डिमांड जो है यहाँ पे सबसे ज़्यादा है। तो इसको हम कहते हैं अधिमांग। इसको क्या कहते हैं? अधिमांग, यानी एक्सेस डिमांड कहेंगे। ठीक है, लेकिन ऐसा भी सिचुएशन आता है जब कीमत बढ़ जाता है तो पूर्ति को भी क्या कर दिया जाता है? बढ़ा दिया जाता है। तो यानी यहाँ पे कौन बढ़ चुका? देखिए डिमांड यहाँ पे कम हो गया, अब लोग डिमांड कितना का कर रहे हैं? 100 का। और जबकि पूर्ति जो है यहाँ पे आपका बहुत ज़्यादा करके पूर्ति किया जा रहा है, 500 का सप्लाई किया जा रहा है ना। तो एक ऐसा भी सिचुएशन आता है जब डिमांड कम हो जाता है कीमत के बढ़ने से और पूर्ति को क्या कर दिया जाता है? बढ़ा दिया जाता है, यानी उसको कहते हैं अधिपूर्ति। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिखिएगा यहाँ पे एक्सेस सप्लाई। क्या होगा? एक्सेस सप्लाई। तो यहाँ पे 2 पॉइंट्स को हम लोगों ने डिनोट किया है, यहाँ पे देख सकते हैं ए बी करके हमने डिनोट किया है अधिमांग को, और सी डी, ये है सी और ये है डी, सी डी करके डिनोट किया है अधिपूर्ति को, एक्सेस सप्लाई को। ये शो करना है आपको डायग्राम में, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। इतना डिटेल से मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये 5 मार्क्स में भी सवाल पूछा जाता है। ठीक है, तो इसलिए अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइएगा। हालांकि आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा, मैंने यहाँ पे सब चीज़ को बारीकी से लिख दिया है। ई का मतलब हो गया इक्विलिब्रियम पॉइंट। मैंने एक ऐसा सिचुएशन के बारे में भी बात किया जब आपका मांग और पूर्ति जो होगा आपस में बराबर होगा। देखिए यही 300 जो है यहाँ पे, ये लाइन, ये भी आपका सप्लाई वाला लाइन भी यहाँ पे टच कर रहा है और डिमांड वाला भी लाइन यहाँ पे टच कर रहा है। कौन सा बिंदु पे टच कर रहा है? 300 वाला सिचुएशन पे। तो यहाँ पे जो है यानी डिमांड बराबर क्या है? सप्लाई है। और इसी को जो हम क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम पॉइंट कहते हैं, बाजार संतुलन कहते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए ई का मतलब जो हम यहाँ लिखे हैं वो क्या है? बाजार संतुलन। ठीक है, यहाँ पे जो और एक मैंने दिखाया पी स्टार करके, तो पी स्टार जो है ये क्या दिखा रहा है? इक्विलिब्रियम प्राइस को दिखा रहा है। एक क्यू स्टार करके लिखे हैं जिसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, क्योंकि इसी सिचुएशन में क्या हो रहा है? बाजार संतुलन हो रहा है। ठीक है, तो इसमें संतुलन कीमत भी है। जब 30 रुपया रख दिए तब आपका मांग भी संतुलित पे है और आपका मात्रा भी, कीमत भी संतुलित पे है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों आपको शो कर देना है। और ए बी करके मैंने जो यहाँ पे शो किया है नीचे की तरफ, उसको कि मैंने क्या कहा? एक्सेस डिमांड यानी अधिमांग। और यहाँ पे ऊपर में देखिए सी डी करके मैंने शो किया है लाइन को, उसको हमने क्या कहा? एक्सेस सप्लाई। उसको क्या कहा? सी से डी जो पॉइंट था उसको हमने कहा एक्सेस सप्लाई अधिपूर्ति। ये सारा फिगर के साथ आपको डिटेल को लिख देना है ताकि आपका कोई भी दिक्कत ना रहे। तो ऐसे ही हम लोग को हर एक टॉपिक को बारीकी से समझना है। जो वीडियो को ध्यान से देख रहे हैं उनको एकदम रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब वो बिल्कुल आसानी से डायग्राम को बना सकते हैं, फिगर को बना के समझ सकते हैं। ठीक है, आप लोग के लिए दिन रात एक करके मेहनत करके कंटेंट को बनाया जाता है। अगर पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए, जिससे मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। ठीक है, चलिए आगे के क्वेश्चंस को देखते हैं दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। जो क्वेश्चन अभी पूछा गया था उसी से रिलेटेड सवाल यहाँ पे पूछा गया है। किसी वस्तु की पूर्ति को प्रभावित करने वाले किन्हीं 3 कारकों की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन एनी 3 फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई ऑफ गुड्स। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने पूर्ति वक्र के बारे में, सप्लाई कर्व के बारे में जो पढ़ा, उसमें क्या पढ़ा कि पूर्ति में जितनी कीमत कम होगी विक्रेता उसे बेचने के लिए
कम प्रेरित होगा, यानी उतना कम बेचने के लिए मोटिवेट होगा, क्योंकि उसे बहुत कम लाभ होगा। कीमत कम होगा तो उसे कम लाभ होगा, इसलिए सप्लाई भी वो क्या करेगा, कम करेगा। लेकिन जितना ज़्यादा कीमत, प्राइस ज़्यादा होगा, विक्रेता उसे बेचने के लिए ज़्यादा प्रेरित होगा, उसे सेल करने के लिए ज़्यादा मोटिवेट होगा। ये था पूर्ति का नियम, यानी सप्लाई का रूल। यानी इस पर सबसे मेन फैक्टर क्या रखता है, आपका किसी वस्तु का कीमत, उसी पे पूरा डिपेंडेंट था इसका रूल को। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे वस्तु का कीमत, सबसे पहला फैक्टर है प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। ऊंची कीमत पर उत्पादक वस्तु की अधिक मात्रा बेचता है तथा कम कीमत पर क्या होता है, वस्तु की कम मात्रा बेचता है। आपूर्ति की गई वस्तु की मात्रा तथा कीमत के बीच क्या होता है, प्रत्यक्ष संबंध होता है, डायरेक्ट रिलेशन देखने को मिलता है, जिसे हम लोगों ने आगे पढ़ा। ठीक है, दूसरा जो है दोस्तों, संबंधित वस्तु जेड की कीमत। अब कितना कीमत ज़्यादा है, कितना कीमत कम है, ये सारा निर्भर करता है क्या, पूर्ति पर। तो वस्तु से संबंधित किसी खास प्रतिस्थापित वस्तु की कीमत पर निर्भर करती है। वस्तु की कीमत स्थिर रहती है और संबंधित वस्तु की कीमत बढ़ती है, तो उत्पादक प्रतिस्थापित वस्तु का उत्पादन को क्या करेगा, प्राथमिकता देगा। यानी परिणाम स्वरूप एक्स वस्तु की पूर्ति कम की जाएगी और जेड वस्तु की पूर्ति को क्या कर दिया जाएगा, बढ़ा दिया जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, हमें हमेशा जो है बात करते हैं किसको लेकर, टेक्नोलॉजी को लेकर, तो टेक्नोलॉजी का भी बात इस पे भी होता है। ठीक है, तीसरा हम लोग लिखेंगे तकनीकी अवस्था, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। यदि उत्पादन की तकनीक में परिवर्तन होता है तो वस्तु की उत्पादन लागत क्या होगा, कम होगा। ठीक है, जितना ज़्यादा मेरे पास टेक्नोलॉजी अच्छा होगा, प्रोडक्शन में जो है हमको प्रोडक्शन कॉस्ट क्या आएगा, कम आएगा। वस्तु की पूर्ति जो है ज़्यादा से ज़्यादा हो पाएगा, समय कम लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन भी होगा, हमको खर्चा भी क्या आएगा, कम आएगा। ठीक है, इसलिए उदाहरण के लिए आप एक लिख सकते हैं कि फोटोस्टेट तकनीक, छपाई की तकनीक, कंप्यूटर से गणना, इस प्रकार के आधुनिक द्वारा जो है उत्पादन के प्रत्येक स्तर को क्या किया जाता है, सीमांत लागत में इसमें क्या आता है, कमी आती है, देखने को मिलता है। ठीक है, और जब हमने बात किया प्रोडक्शन का, तो प्रोडक्शन कॉस्ट का तो बात होगा ही। आपको 3 पॉइंट लिखने बोला गया, मैं 5 पॉइंट बता रहा हूँ, उसमें से आपको पाँचों का पाँचों जो है दिमाग में रख लेना है, अच्छे से समझ लेना है, क्योंकि कभी कभी ये भी क्वेश्चन जो है 5 मार्क्स के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो चौथा याद रखिएगा, उत्पादन की लागत यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो उत्पादन की लागत अथवा उत्पादन के साधन की कीमत वस्तु की पूर्ति को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करती है। यदि मजदूरी अथवा कच्चे माल की कीमत बढ़ती है तो उत्पादन की सीमांत लागत भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसके परिणाम स्वरूप वस्तु की पूर्ति क्या होगा, कम हो जाएगा तथा कुछ अन्य वस्तु के उत्पादन को क्या किया जाएगा, प्राथमिकता दी जाएगा, फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाएगा। उसके ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट डिपेंड कर जाता है सरकार का द्वारा बनाया गया नीति, गवर्नमेंट पॉलिसी। सरकारी नीति भी वस्तु की पूर्ति को प्रभावित करती है। यदि वस्तु की कीमत, वस्तु के उत्पादन अथवा विनिमय पर बहुत अधिक कर लगाई जाती है, अगर सरकार उस पर ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लगाती है तो इससे उत्पादक अनुत्साहित होगा। इसके परिणाम स्वरूप वस्तु की पूर्ति को वो क्या कर देगा, कम कर देगा। ठीक है, अगर आप कोई ऐसा गुड्स बना रहे, सामान बना रहे जिस पर सरकार ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लगा देगी, तो आप उस वस्तु को बेचने के लिए या बनाने के लिए जो है कम मोटिवेट होंगे और उसका सप्लाई को आप क्या कर देते हैं, उस समय में देखने को मिलता है कम कर देते हैं, क्योंकि कर वस्तु की उत्पादन लागत को क्या करता है, बढ़ा देता है। ठीक है, अब मान लीजिए किसी साबुन का दाम था 10 रुपया, सरकार उस पर जो है 3 रुपया और टैक्स लगा देगी, तो मार्केट में आपका कंपटीशन और बढ़ जाएगा, क्योंकि 15 रुपया और 2 रुपया खर्च करके इंसान को क्या मिलेगा, आपसे उस साबुन से अच्छा क्वालिटी का साबुन मिल जाएगा, तो लोग और 2 रुपया खर्च करके उस साबुन को खरीदना पसंद करेगा, ना कि आपका वाला। ठीक है, तो इसलिए जो है दोस्तों, जब सरकार के द्वारा टैक्स बढ़ा दिया जाता है तो जो वस्तु होता है उसकी पूर्ति को भी थोड़ा सा कम कर दिया जाता है। जो मैंने बातें बताई उसको इंग्लिश पे भी यहाँ पे लिख दिया गया है। ठीक है, आप लोग इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इसको नोट कर लीजिएगा। प्राइस रिलेटेड टू गुड्स, ठीक है, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, फिर मैंने बताया था क्या, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बारे में, फिर गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के बारे में। ठीक है, ये सारी चीज़ था, इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए, और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और हर साल का फेवरेट क्वेश्चन, हर एक इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट को इसके बारे में जानकारी होना चाहिए। बात किया गया सकल घरेलू उत्पाद को परिभाषित कीजिए। यह सकल राष्ट्रीय उत्पाद से किस प्रकार संबंधित है। ठीक है, डिफाइन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हाउ इट इज रिलेटेड टू ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। देखिए, इससे जो क्वेश्चन है ना, इस चैप्टर से भर भर के जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिया जाता है, एकदम डिटेल के साथ। इसका अलग से वीडियो आएगा और काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा वो, तो उसको भी आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। देखिए, जीडीपी का जो है इंग्लिश में फुल फॉर्म होता है, याद रखिएगा, हिंदी में हम इसको कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद और इंग्लिश में कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, इसका फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, याद रखिएगा। यहाँ पे बोला क्या, इसका मतलब क्या होता है, इसका परिभाषा, तो यहाँ से परिभाषा आप देख सकते हैं। यदि किसी भी देश में एक निश्चित अवधि के दौरान उत्पादित हुई सभी वस्तुओं की अंतिम
वस्तु और सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य होता है। ठीक है, कौन सा बात किया है? जीडीपी में हमेशा हम लोग बात करते हैं किस टाइप का गुड्स का? फाइनल गुड्स का। किस टाइप का गुड्स का बात करते हैं? फाइनल गुड्स का, अंतिम वस्तु और सेवाओं का बात करते हैं, और उसका कुल मौद्रिक मूल्य को जो होता है उससे रिलेटेड होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर आप चिप्स बना रहे हैं तो आपके लिए कच्चा माल क्या है? आलू है। ठीक है, आलू से आप चिप्स बना रहे हैं, तो यहाँ पे आलू जो है कच्चा माल है, रॉ मटेरियल से, इसको हम जीडीपी में शामिल नहीं करते हैं। हम हमेशा किसको शामिल करेंगे? फाइनल गुड्स को, जो अंतिम उत्पाद है उसको शामिल करते हैं। ठीक है, जीडीपी में ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, इसलिए आंसर पे याद रखिएगा क्या लिखा गया है। यह किसी भी देश की एक निश्चित अवधि के दौरान उत्पादित हुई सभी वस्तुओं के अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जीडीपी में मैंने बात किया निश्चित अवधि, तो इंडिया का एक निश्चित अवधि है, फाइनेंशियल ईयर होता है। हम लोग का फाइनेंशियल ईयर यानी वित्तीय वर्ष कब से शुरू होता है? 1 अप्रैल से शुरू होता है। कब तक चलता है? 31 मार्च तक। कब तक चलता है? 31 मार्च तक। ये भी सवाल पूछा जाएगा कि वित्तीय वर्ष कब से शुरू होता है, तो याद रखिएगा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ठीक है, आगे लिखा गया, देखिए आंसर में थोड़ा सा जोड़ दीजिएगा। आमतौर पर किसी देश की जीडीपी को मापने के लिए 1 वर्ष की अवधि का प्रयोग किया जाता है। अगर भारत का पूछा जाए कब से कब तक है, तो याद रखिएगा 1 अप्रैल से लेकर कब तक? 31 मार्च तक। ठीक है, इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब जीडीपी कैलकुलेशन करना जरूरी क्यों है भाई? तो जीडीपी ही जो है दोस्तों, जीडीपी की वृद्धि दर, अगर जीडीपी जितना ज़्यादा अधिक होगा वो उस देश की इकोनॉमी यानी आर्थिक प्रदर्शन को उतना अच्छा बताता है। ठीक है, यानी जितना ज़्यादा हमारे देश का जीडीपी अच्छा होगा उतना ज़्यादा हमारा जो है इकोनॉमी भी अच्छा होगा। ठीक है, ये हमारे देश के लिए अच्छा संकेत होता है जीडीपी, किसी भी देश के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे बोला गया था क्वेश्चन में कि ये किस तरह से ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट से रिलेटेड है, संबंधित है सकल राष्ट्रीय उत्पाद से। तो यहाँ एक लाइन आप जरूर जोड़ दीजिएगा। देखिए शुद्ध यहाँ पे लिखा गया सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सकल घरेलू उत्पाद के साथ विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय की राशि को क्या करते हैं? हम लोग सम्मिलित करते हैं। इसमें हम लोग डोमेस्टिक चीज़ यानी घरेलू उत्पादन को शामिल करते थे, जबकि इसमें हम क्या करेंगे? विदेशों से प्राप्त, अगर कोई भारतीय मूल के हैं और वो विदेश में रहते हैं, ठीक है, और वो क्या करते हैं? अपना पैसा को भारत में भेजते हैं। ठीक है, विदेश में है लेकिन विदेश में रहते हुए भी भारत में अपने परिवार को कमा रहे हैं और भारत में अपने परिवार को पैसा को भेज रहे हैं। ठीक है, तो वो पैसा भी हम शामिल कर लेंगे किसमें? जीएनपी में। तो अगर जीडीपी के साथ अगर विदेश का पैसा अगर हमारे पास इनकम आता है तो वो जो है जीडीपी के साथ मिलके बना देता है क्या? जीएनपी, जिसको हम कहते हैं सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कहते हैं। याद रखिएगा, ये तो यही संबंध है किसका? जीडीपी का जीएनपी के साथ। अगर जीडीपी में इनकम फ्रॉम अब्रॉड यानी विदेशों से प्राप्त आय को शामिल कर लेंगे तो आपका बन जाएगा जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो यही रिलेशन है। एक एक चीज़ जो है न्यूमेरिकल में डिटेल के साथ इसका कराऊंगा, चिंता करने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा गया है। यही जो चीज़ मैंने बताया उसको इंग्लिश पे लिखा गया है। जीडीपी इज द फाइनल वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द जियोग्राफिक बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री। यहाँ पे देखिए जियोग्राफिक बाउंड्रीज लिखा गया है। जीएनपी में हम लोग बाहर के कंट्री का इनकम को भी ऐड करते हैं, लेकिन जीडीपी में हम जियोग्राफिक बाउंड्रीज का बात किए हैं किसी देश का। ठीक है, और कब बात की है? एक स्पेसिफिक पीरियड का। नॉर्मली अ ईयर जीडीपी ग्रोथ रेट इज इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ द इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ अ कंट्री। मैंने बताया किसी भी देश के इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को कौन बताता है? उस देश की जीडीपी बताता है। ठीक है, आगे हमने बताया क्या ये जीएनपी के साथ कैसे रिलेशन है। तो देखिए अलॉन्ग विथ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट द अमाउंट नेट फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है, अब्रॉड इज आल्सो इंक्लूड इन द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अगर जीडीपी के साथ हम लोग इनकम फ्रॉम अब्रॉड को शामिल कर लेंगे तो हमें क्या मिलेगा? जीएनपी मिलेगा, यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट प्राप्त होगा। तो ये था क्वेश्चन आप लोगों का, इसको भी अच्छे से कर लीजिएगा। हर एक अर्थशास्त्र के जो विद्यार्थी है उसको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। आगे देख सकते हैं क्वेश्चन क्या पूछा गया। आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की समस्या को मुद्रा किस प्रकार दूर करती है? डबल कोइंसिडेंस, ये आप लोग का वीकली टेस्ट में भी आया था और इसमें भी दिया गया, इसलिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन। हाउ डज मनी सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स स्ट्रेट विथ एन एग्जांपल। तो सबसे पहले डबल कोइंसिडेंस होता क्या, दोहरा संयोग क्या होता है? देखिए इच्छाओं का दोहरा संयोग कठिन होता है। इसका अर्थ है कि वस्तु और सेवाओं के मालिक के लिए यह बहुत कठिन होता है कि वह एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढे जिसे उसकी वस्तु एवं सेवाओं की आवश्यकता हो तथा जिसके पास वे वस्तु हो और सेवाएं हो जिनकी आवश्यकता उसको है। ठीक है,
यानी आपके पास अगर कोई सामान है तो आप ले गए क्या, उस सामान को, ऐसे इंसान को खोजना है जिसको आपका सामान का जरूरत है और वो सामान लेके आपको जो सामान का जरूरत है वो उस सामान को वापस कर सके। ठीक है, तो वो होता था दोहरा संयोग, यानी कोइंसिडेंस वाला जो प्रॉब्लम होता है डबल, वो दूर करने में कौन मदद करता है? मुद्रा। कौन मदद करता है? मुद्रा। तो आपको वही पूछा है कि किस तरह से मदद करता है। तो देखिए, इस समस्या का समाधान कौन किया? मुद्रा किया, करेंसी किया। ठीक है, कैसे किया? मुद्रा जो है मांगों का दोहरा संयोग को समाप्त कर देती है। मुद्रा विनिमय प्रक्रिया का क्या करता है? मध्यस्थता का काम करता है। यानी वही 10 रुपया का नोट लेके आप जो है उससे 10 रुपया अगर नोट ले जाते हैं तो उस 10 रुपया में आपको वहाँ पे आलू भी मिल जाएगा। उस 10 रुपया में अगर आप जाएँ तो चावल भी आप ले सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप अगर आलू ले गए तो आपको ऐसा इंसान को खोजना है जो आपको जिनको आलू का ज़रूरत है और आपको क्या है, चावल का ज़रूरत को वो पूरा कर सके। तो आपको ऐसे वस्तुओं का दोहरा संयोग को खोजना पड़ता था वस्तु विनिमय प्रणाली में। लेकिन जब से मुद्रा आ गया तो आसानी से आपको 10 रुपये के अंदर जो भी चीज़ का ज़रूरत होगा आप उस पैसे का यूज़ करके आप अपने ज़रूरत के हिसाब से सामान को खरीद सकते हैं। आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा कि कौन इंसान के पास कौन सा सामान है। ठीक है, आप अब मुद्रा जो है इस चीज़ को काफ़ी क्या किया, कम किया और आसान कर दिया। तो यही चीज़ आपको लिखना है। इससे विनिमय के माध्यम कहा जाता है। मुद्रा जो है मध्यस्थता का काम करता है, इसलिए इसे विनिमय का माध्यम भी कहा जाता है। जैसे एक व्यक्ति के पास कोई भी वस्तु नहीं है परंतु वह बाजार से क्या, किताब खरीदना चाहता है, तो मुद्रा का प्रयोग करके वह किताब खरीद सकता है। मान लीजिए उसको जब वस्तु विनिमय प्रणाली था तो उसको कुछ ना कुछ वस्तु ले जाना पड़ता, तभी वो दूसरा वस्तु को देता अगला इंसान। लेकिन अगर आपके पास अभी वर्तमान समय में कुछ भी नहीं है, अगर आपके पास पैसा है तो आप जो भी चीज़ खरीदना चाहते हैं वो मार्केट से खरीद सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ये जो है मुद्रा ने क्या किया, दोहरे संयोग की समस्या का समाधान किया। इसको आप एग्जाम्पल के साथ लिख दीजिएगा, 3 मार्क्स मिल जाएगा। जो चीज़ मैंने बताया वही चीज़ यहाँ पे इंग्लिश पे भी लिखा हुआ है। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं क्या लिखा गया। सरकारी बजट के उद्देश्य। तो सरकारी बजट के बारे में मैंने जो है जो आपका वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन था उसमें बता दिया था इसके बारे में काफ़ी अच्छे से। सरकारी बजट एक विवरण होता है जो एक वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है, जो विभिन्न विभागों के अनुमानित राजस्व तथा अनुमानित व्यय को क्या करता है, दर्शाने का काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसका उद्देश्य पूछा गया, ऑब्जेक्टिव पूछा गया है। ऑब्जेक्टिव में क्या लिखेंगे? सबसे पहला आय एवं धन का पुनः वितरण, जो आपको क्वेश्चन में पूछा गया है। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ पहला है। सरकार कर, आर्थिक सहायता तथा अंतरण भुगतान आदि वित्तीय यंत्रों के द्वारा आय का समान वितरण करती है। आय तथा धन का समान वितरण सामाजिक न्याय जो है लाता है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। दूसरा, संसाधनों का क्या करती है, पुनर्बंटन करने का काम करती है, रीएलोकेशन करने का काम करती है। किसको? रिसोर्सेस को। ठीक है, बजट के द्वारा, कि अगर जब जिस समय में जो चीज़ का जरूरत होगा उस चीज़ को जो है बजट के द्वारा पूरा करने का काम किया जाएगा। जैसे सार्वजनिक वस्तु जैसे बात करें, जैसे पार्क, पुल, राष्ट्रीय रक्षा आदि जो है अधिक लाभ नहीं मिलता तो सरकार इन संसाधनों का पुनर्बंटन करने के लिए वस्तु का उत्पादन करती है जो समाज को क्या दे सके, अधिकतम लाभ दे सके। तीसरा बात करें, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाने का भी कोशिश किया जाता है बजट में, कि हम ऐसे ऐसी चीज़ों को बजट में शामिल करें जिससे हमारा इकोनॉमी स्टेबिलिटी क्या हो, बना रहे। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग लिख सकते हैं। जैसे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कब रहेगा, जब लोग इनकम करेंगे तब ना मार्केट से कुछ खरीदेंगे। तो कीमत और रोजगार की स्थिरता बनाए रखने का कोशिश किया जाता है सरकार के तरफ से। ठीक है, चौथा नंबर हम लिख सकते हैं मैनेजिंग पब्लिक इंटरप्राइजेस, सार्वजनिक उद्यमों का प्रबंधन करना। जैसे सरकारी बजट में नीति दर्शाती है कि सरकार जो है नए उद्यमों के विकास के लिए क्या करती है, लोन देने का भी काम करती है, जिससे लोग नए नए उद्यमी आए। ठीक है, एंटरप्रेनर आए, वो जो है नया नया बिजनेस खोले, जिससे आमने सामने के लोगों को रोजगार भी मिले और लोगों को जरूरत की पूरा करने के लिए जो है लोग उस सामान को खरीदे और सरकार को भी बदले में क्या मिल सके, उससे टैक्स मिल सके, जिससे वो जो है देश की प्रगति में काम कर सके। ठीक है, अब जैसे अगर बात करें सार्वजनिक में से, तो सार्वजनिक में से क्या है, हमारे जल हो गया, रेलवे हो गया, ये सब जो है गवर्नमेंट का सार्वजनिक पब्लिक जो है डिपार्टमेंट के अंतर्गत इसको शामिल किया जाता है। या जहाँ पे लाभ तभी होता है जब फार्म जो है क्या करती है, एक फार्म कार्य करती है, तभी फायदा होता है। ठीक है, कोरोना के समय में देखे थे इंडिया का जो लाइफलाइन कहा जाता था रेलवे, वो रुक चुकी थी, जिसके वजह से बहुत बड़े लेवल पे क्या हुआ था, हमारे देश में आर्थिक संकट आ चुका था, है ना। तो ये जो है चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है किसी भी देश के आर्थिक विकास के प्रगति के लिए। ठीक है, तो ये सब चीज़ को भी देखना पड़ता है। तो ये जो है आप कुछ पॉइंट्स, 4 पॉइंट्स लिख सकते हैं। बहुत सारे पॉइंट्स थे जिसमें से 4 इंपॉर्टेंट जो मुझे सही लगा
वो 4 पॉइंट्स मैंने आप लोगों के बीच लेके है, ये आप इंग्लिश में भी इस सारे पॉइंट्स को लिख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये था आप लोगों का सब्जेक्टिव टाइप का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से। अब एक क्वेश्चन जो दिया गया वो है आपका न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमको लग रहा है 5 मार्क्स के लिए कम से कम देना चाहिए था। ठीक है, क्योंकि हर साल 5 मार्क्स में ही दिया जाता था। देखिए इस बार 3 मार्क्स में डाल दिया गया, लेकिन ये क्वेश्चन जो है अगर सही हो जाता है तो आपको पूरा 3 का 3 5 नंबर में दिया तो 5 का 5 आपको मिल जाएगा। क्या पूछा गया, यदि अर्थव्यवस्था में स्वायत्त व्यय, ठीक है, स्वायत्त व्यय को कहते हैं ऑटोनमस एक्सपेंडिचर। ठीक है, यानी स्वायत्त उपभोग तथा स्वायत्त निवेश दिया हुआ है ए, जिसको हम ए से डिनोट करते हैं, 40 करोड़ दिया है, और उपभोग में सीमांत प्रवृत्ति 0.6 दिया हुआ है। ठीक है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम दिया हुआ है कितना 0.6, और आय का स्तर दिया हुआ है 1000 करोड़ रुपए है। तो आपको निकालने बोला समग्र मांग की गणना कीजिए, यानी आपको निकालने बोला है एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, तो इसको हम लोग निकाल सकते हैं। आगे और एक पूछा है इसमें कि स्पष्ट करने के लिए बोला है कि इन इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में है, संतुलन में है या नहीं, इसको आप स्पष्ट कीजिए, अर्थव्यवस्था संतुलन में है कि नहीं है इस सिचुएशन में। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपने देखा कि आपके पास आय का स्तर दिया हुआ था, लेवल ऑफ इनकम दिया हुआ था, कितना दिया था लेवल ऑफ इनकम, लेवल ऑफ इनकम दिया था 1000 करोड़, कितना दिया हुआ है 1000 करोड़। ठीक है, पहला वाला जो था आपका ऑटोनोमस था इन्वेस्टमेंट, जो कि दिया था आपका कितना 40 करोड़। दूसरा वाला जो है एमपीसी दिया हुआ था 0.6। ठीक है, और तीसरा जो दिया हुआ था द लेवल ऑफ इनकम कितना दिया है 1000 करोड़। तो हम लिख सकते हैं सजा सजा के जो जो चीज़ दी हुई है। आय का स्तर दिया था 1000 करोड़, लेवल ऑफ इनकम जिसको वाई से डिनोट करते हैं। स्वायत्त व्यय को ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर को ए से डिनोट करेंगे, यहाँ पे आपको क्वेश्चन में बोला है ए से डिनोट करने के लिए, तो यहाँ जो गया 40 करोड़। और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम दिया हुआ है 0.6। तो इस सिचुएशन में आपको निकालने बोला है क्या समग्र मांग, क्वेश्चन में बोला है, देखिए क्या निकालने बोला समग्र मांग, यानी आपको इंग्लिश में देखे तो बोला गया एग्रीगेट डिमांड निकालने के लिए। तो याद रखिएगा इस चीज़ को, बहुत सारा अलग अलग मेथड्स होता है। ठीक है, यहाँ पे हम उतने डीप पे नहीं जाएंगे, डायरेक्ट आपको बता रहे हैं यहाँ पे जब ये सभी चीज़ दिया रहे, आय का स्तर, स्वायत्त व्यय, ठीक है, तब एग्रीगेट डिमांड समग्र मांग निकालने का फॉर्मूला था y = a + cy। ठीक है, तो y का मतलब तो समझ में आ गया आय का स्तर। ठीक है, a का मतलब हो गया स्वायत्त व्यय ऑटोनमस एक्सपेंडिचर, और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति को c से डिनोट किए हैं, और यहाँ पे y तो पता चल चुका है क्या था आय का स्तर। तो a के जगह a का वैल्यू हम बैठा देते हैं। ठीक है, तो a का जगह a का वैल्यू कितना था आपका 40। उसके बाद c का वैल्यू था 0.6 और y का वैल्यू दिया हुआ था 1000। तो c और y सटा हुआ यानी गुना में है। अगर हम इसका पॉइंट को हटाएं, यानी ये गुना में है ना, सटा हुआ है, तो अगर पॉइंट हटाएं तो नीचे 10, एक एक शून्य कट गया, 6 को 100 से गुना करेंगे तो कितना होगा 600। इधर आपका 40 था, 600 और 40 जोड़ेंगे तो 640 करोड़। यहाँ लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिखेंगे पॉइंट पे कि सिंस, यहाँ पे लिख सकते हैं सिंस द करेंट इनकम लेवल इज 1000 करोड़ विच इज 360 करोड़ मोर देन क्या एक्सपेक्टेड एग्रीगेट डिमांडेड, यानी 360 करोड़ से क्या है अधिक है। ठीक है, तो दैट मीन्स क्या हो रहा है, दैट देन इट वुड बी द सिचुएशन ऑफ सरप्लस। तो ये अधिक का सिचुएशन है, और जब ये अधिक का सिचुएशन आए तो इकोनॉमी जो होता है कभी भी बैलेंस नहीं होता है। इस चीज़ को भी आप लोग नोट करके याद करके रखिएगा। ठीक है, जो मैंने बताया, तो यहाँ पे मैंने जो बताया इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा, आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था इस क्वेश्चन को। तो इस तरह से आप लोग को लिख देना है, और जब भी न्यूमेरिकल दिया जाता है ना, कोशिश कीजिए उसको अंग्रेजी में कर लेने का। ठीक है, ताकि जो है आपको भी जो है एक एक वर्ड्स को समझने में सहूलियत हो। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया। अगला पार्ट अगर आप लोग चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके बताइएगा, जितना हो सके मैंने बारीकी से समझाने की कोशिश किया है। कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसके लिए अलग से सेपरेट वीडियो बनाना पड़ेगा। आप लोगों ने लगातार कमेंट किया कि सर आप जो है इसके बाद का सेक्शन को कंप्लीट कीजिए। आप लोगों का डिमांड था तो उस हिसाब से मैंने कोशिश किया, जो डीपली बताने के लायक था वो मैंने बताया, और जो लग रहा है कि मुझे अलग से उस पर सेपरेट वीडियो बनाना होगा तो उस पर अलग से सेपरेट वीडियो भी बनाया जाएगा। कोई भी क्वेरीज होगा तो आप लोग नीचे कमेंट कीजिएगा, आपका वो क्वेरीज को पूरा किया जाएगा। तो आशा करते हैं दोस्तों आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो बिल्कुल अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और यहाँ पे जाकर जरूर फॉलो कर लीजिएगा। कोई भी दिक्कत होगी इंपॉर्टेंट पीडीएफ से नोट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है,
तो आशा करते हैं दोस्तों आज का वीडियो आप सबको पसंद आया, अगर पसंद आया तो बिल्कुल लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।